दिस इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम स्टडी करें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है इसका, जो कि अपन ने लास्ट क्लास में कर लिया है। स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट देन इट रिमेन्स इन रेस्ट, व्हाई, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन, व्हाई, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, until and unless any external force is applied on it। तो ये होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो बेस्ड है इनर्शिया पे, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी। स्टेट का मतलब होता है रेस्ट या मोशन, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट है यहाँ पर कि दिस लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इस लॉ से आपको डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिल जाती है। कैसे? कि स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। तो क्यों रहेगी रेस्ट में? क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में। क्यों रहेगी? क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। अगर आपको उसको रेस्ट से मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट में लाना है तो आपको एक एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। उस एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स कहा जाता है, उसको फोर्स कहते हैं अपन। तो इस तरह से फोर्स की डेफिनेशन जो है वो आप फर्स्ट लॉ से बता सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दैट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स यू द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जैसा आप देख चुके हो यहाँ पर जो पॉइंट है, आपने नोटिस किया है कि पॉइंट क्या है यहाँ पे कि द फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन इनर्शिया, ठीक है। अब इनर्शिया से रिलेटेड मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि दो एग्जाम्पल करते हैं हम। एक एग्जाम्पल में तो क्या है कि एक साइकिल है, इस तरह से एक साइकिल है। मैं कोशिश करता हूँ अच्छी सी साइकिल बनाने की, पर फिर भी जैसी बन जाए आप लोग एडजस्ट कर लेना। इस तरह से कोई साइकिल है, ये साइकिल हो गई आपकी, ठीक है। और ये साइकिल जो है वो रेस्ट में रखी हुई है, ठीक है बेटा। और दूसरी तरफ एक कार खड़ी है, ये एक कार है। कार तो ठीक ठाक है ना। तो ये एक कार खड़ी है, ठीक है। और ये कार जो है, ये कार भी जो है वो रेस्ट में है। कार भी किस में है? रेस्ट में है। अब दोनों को एक आदमी जो है, एक आदमी को धक्का देके दोनों को चलाना है। चलाना मतलब उसको डिस्प्लेस करना है, मोशन में लाना है। तो आपको ये बताना है कि कौन से वाले केस में उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। किसमें कठिन है कि भाई मोशन में लाना किसमें कठिन है, पहले इस कार के केस में या साइकिल के केस में? तो क्वेश्चन हमारा सीधा सीधा ये है कि साइकिल भी रेस्ट में है, कार भी रेस्ट में है। साइकिल और कार में से मोशन में लाना किसको हार्ड है, किसको किसमें हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? कार को मोशन में लाने में करनी पड़ेगी या साइकिल को मोशन में लाने में करनी पड़ेगी? आंसर करो जल्दी से। ये तो आपका रियल एक्सपीरियंस है कि एक ट्रक खड़ा हुआ है, एक साइकिल खड़ी हुई है, किसको मोशन में लाना आसान है, कार को, ट्रक को या साइकिल को? इस केस में किसको सर मोशन में? कार को। कार को धक्का देके लिया। कार और साइकिल में पूछ रहा हूँ मैं आपको, कार और साइकिल, कार और साइकिल सर, में किसको धक्का देके मोशन में लाना आसान है? सर कार साइकिल को। भाई साइकिल को ही तो आसान होगा, कार तो भारी है ना। कार का मास अगर मैं कह दूं कि भाई कार का मास कैपिटल एम है, साइकिल का मास स्मॉल एम है, ठीक है। यानी कि स्मॉल एम जो है वो कम होगा ऑब्वियसली कैपिटल एम से। यानी साइकिल का मास जो है वो कार के मास से कम होगा। तो कौन ज्यादा अपनी स्टेट को चेंज करने को रजिस्ट करेगा? ये अभी रेस्ट में है, रेस्ट से सर हमको इसको साइकिल। साइकिल ज्यादा रजिस्ट करेगी। अरे भाई रजिस्ट का मतलब होता है कौन किसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मोशन में लाने के तो लिए? कार में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कार में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई। तो कार जो रहेगी, कार का इनर्शिया जो होगा, कार का इनर्शिया जो होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा? कार का जो इनर्शिया है और साइकिल का जो इनर्शिया है, ठीक है। कैसे पता लगाओगे आप? ऐसे पता लगाओगे कौन अपोज कर रहा है उसकी चेंज ऑफ स्टेट का। तो कौन ज्यादा अपोज करेगा? साइकिल ज्यादा अपोज करेगी या कार ज्यादा अपोज करेगी? चेंज ऑफ स्टेट यानी रेस्ट में कौन रहना चाहेगा ज्यादा? कार रहना चाहेगी या कार साइकिल? कार रहना कार चाहेगी कार ऑब्वियसली, क्योंकि जो ज्यादा रेस्ट में रहना चाहेगा उसी के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को?
ज्यादा फोर्स कहाँ लगाना यस पड़ेगा, सर। ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ज्यादा रेजिस्ट कौन कर रहा है, ज्यादा रेजिस्ट आपकी कार कर रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा, और जिसका मास कम उसका इनर्शिया भी कम। आई मतलब इनर्शिया, समझ में आ रही है बात। तो अगर आप साइकिल और कार को कंपेयर करो तो किसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो ज्यादा है, तो कार का इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। साइकिल का इनर्शिया ऑफ रेस्ट कम होगा क्योंकि उसका मास कम है। उसको आप आसानी से चेंज कर सकते हो। अगर आपने आसानी से उसकी स्टेट चेंज कर दी तो मतलब उसका इनर्शिया कम है। अगर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है उसका स्टेट चेंज करने में, यानी कि उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो यानी कि सिंपल सी बात ये है कि यहाँ देखो आप, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, नोटिस करना ध्यान से। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपकी बुक के अंदर कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, पहला तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और इसी के अंदर एक पॉइंट और है कि इफ अ बॉडी हैविंग हायर मास, ठीक है, इफ अ बॉडी हैविंग हायर मास देन its inertia will be higher। समझ में आ रहा है, जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। जैसे आपको दो बॉडीज दे दी, एक बॉडी ये दे दी m1 और दूसरी बॉडी दे दी m2। ठीक है, अब यहाँ कह दिया कि जो m1 है उसका मास ज्यादा है m2 से, तो आप बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर m1 का मास ज्यादा है m2 से तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा बताओ, M1 का। m1 का ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर जो, क्योंकि मास ज्यादा है m1 का, इसलिए उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये इनर्शिया से रिलेटेड पॉइंट है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। ठीक है, सो टॉपिक वी आर डिस्कसिंग इज मोमेंटम। तो मोमेंटम होता क्या है, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, इट इज अ अमाउंट ऑफ मोशन पॉजेज बाय अ बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी के पास कितना मोशन है, ठीक है, किसी बॉडी के पास कितना मोशन है, वो कौन रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम। वो जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो आप डेफिनेशन क्या बोलोगे मोमेंटम की, व्हाट इज अ मोमेंटम, मोमेंटम इज अ अमाउंट ऑफ मोशन पॉजेस बाय अ बॉडी। ठीक है, और इसको फॉर्मूला कैसे दोगे, मैथमेटिकली कैसे देते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एंड मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, जैसे मोमेंटम को अगर आपसे कहे कि भाई m जो है वो तो क्या है, मास ऑफ अ बॉडी है, मास ऑफ अ बॉडी, वो क्या है, m से रिप्रेजेंट करा। मास ऑफ अ बॉडी आप किस में लोगे, किलोग्राम में। v आपसे कह दी कि वेलोसिटी है ऑफ अ बॉडी है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अगर ओनली मैग्नीट्यूड लोगे तो इसको स्पीड बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी जो हम लेते हो किसमें लेते हैं, मीटर अपॉन सेकंड में। तो ये कह रहे हैं कि द मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो मोमेंटम जो हम देंगे p इजिकल टू क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो p इजिकल टू क्या आ जाएगा, m इंटू वी। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई अपने पास, इक्वेशन नंबर, समझ में आया। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और मोमेंटम में भी ये जो मोमेंटम है इसको बोलते हैं अपन लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम है ये, लीनियर मोमेंटम, ध्यान रखना। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो, इफ मास इज इंक्रीज, ये एरो का मतलब है इफ मास इज इंक्रीज एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट,
if mass is increased and velocity is constant then momentum will increase, momentum क्या होगा, increase होगा। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकता हूँ कि भाई if velocity is increase, if velocity is increase and mass is constant, mass जो है वो constant है, ठीक है। if velocity is increase and mass is constant then also the momentum will increase। पॉइंट्स ध्यान रखना, आगे अभी एग्जांपल करने वाले हैं। then if velocity is increase also the mass will increase, then what happens, the momentum will also increase। तो किसी भी बॉडी का मोमेंटम कैसे इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, अगर उस बॉडी का मास आप इंक्रीज करते हो, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम इंक्रीज होगा। वेलोसिटी इंक्रीज कर दी और मास कांस्टेंट है तो भी इंक्रीज होगा, और वेलोसिटी और मास दोनों ही इंक्रीज कर दिया तब भी क्या होगा, मोमेंटम विल इंक्रीज। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे हम देखते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट्स कुछ। हाँ बोलो। सर अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और मोमेंटम कांस्टेंट, आई मीन मास कांस्टेंट है, तो भी मोमेंटम इंक्रीज होगा। हाँ, ये पॉइंट अपने मेंशन करा है ना, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और मास कांस्टेंट है तो भी मोमेंटम इंक्रीज होगा। इसके अलावा जो भी केस आएंगे फिर वो अपन और फिर एक पर्टिकुलर इंक्रीज हो पर्टिकुलर मतलब मास। हाँ, तो फिर क्या करेंगे, फिर अपन वो वैल्यूज पुट करके देखेंगे क्वेश्चन में, जो भी वैल्यूज दे रखी है कि भाई तो सर अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और मास कांस्टेंट है तो क्या? देखो, इसकी अगर बात करें मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी, तो एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास की तो आपने देखी है, मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है, और वेलोसिटी की क्या है, मीटर अपॉन सेकंड है। तो मोमेंटम की जो यूनिट आ जाएगी एसआई यूनिट, वो क्या आ जाएगी आपकी, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, क्या आ गई, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड। इसमें एक काम आप कर सकते हो कि सेकंड का मल्टीप्लाई करो, सेकंड का डिवाइड करो, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड बाहर, ये वाला सेकंड और ये सेकंड मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, सेकंड का स्क्वायर हो गया। तो ये जो यूनिट होती है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, अगर ये ध्यान हो आपको तो ये फोर्स की यूनिट होती है, इसको बोलते हैं न्यूटन। तो मोमेंटम जो है उसकी एक यूनिट और मिल जाएगी आपको, वो यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम इंटू मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। एक यूनिट तो ये हो गई, और दूसरी यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकेंड। तो दोनों आपको ध्यान रखनी है जो भी क्वेश्चन में आ जाए। लास्ट बात आपके ध्यान रखनी है कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान। तो मोमेंटम से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक, यहाँ कुछ पॉइंट स्टडी करे। क्या है, इट इज अ अमाउंट ऑफ मोशन पॉसेस्ड बाय अ बॉडी। किसी बॉडी के पास जो मोशन वो होता है जो ड्यूरिंग, जब उसकी जर्नी है, उसको अपन मोमेंटम से डिफाइन कर सकते हैं। मोमेंटम मैथमेटिकली देना हो आपको तो मोमेंटम मैथमेटिकली कैसे देते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। बॉडी का मास और उसका वेलोसिटी को आप प्रोडक्ट उसका निकालोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम। फिर कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, अगर मास इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम इंक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मास कांस्टेंट है तो भी मोमेंटम इंक्रीज होगा। और मास और वेलोसिटी दोनों ही इंक्रीज हो रही है तो भी मोमेंटम इंक्रीज होगा। अदर देन दीज जो भी केसेस आएंगे वो अपन एट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट जो होगी किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड। पर अगर इसमें अगर सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो इसकी एक यूनिट और आ जाएगी, न्यूटन इंटू सेकंड। ठीक है, आगे जो है मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ अपन एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ध्यान से आप एक एक एग्जांपल रीड करो। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन एग्जांपल यहाँ पर है। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल में दे रखा है, अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ pile of tiles or a slab of ice with a single blow of his hand। ठीक है, with a single blow of his hand। तो ये how is it possible? So we are discussing the first example, how is it possible? तो जो ये कराटे प्लेयर होते हैं, that कराटे प्लेयर will increase the
will increase the speed, will increase the speed of, ठीक है। तो ऐसे करके हिट करते हैं तो वो अपना हैंड जो है उस हैंड की इंक्रीज को उस हैंड की स्पीड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। स्पीड मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, और वेलोसिटी को जब वो इंक्रीज करते हैं तो मोमेंटम क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो आप ऐसे समझो कि मान लो ये कोई, मतलब ये इस तरह से रखा हुआ है, पाइल ऑफ टाइल्स रखी हुई है, ठीक है। ये पाइल ऑफ टाइल्स हो गई, इनको उनको ब्रेक करना है। तो इनिशियली जो हैंड होगा वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। इस पोजीशन पर अगर देखूं मैं ए पॉइंट पर, तो हैंड क्या होगा, रेस्ट में होगा। जब वो इसको हिट करने वाला होगा तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। मान लो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। और यहाँ से यहाँ तक जब उसका हाथ आया होगा तो उसमें टाइम जो है उसको टी टाइम लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है। तो देखो मोमेंटम क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ ए पॉइंट पे उसका मोमेंटम कितना था, तो ए पॉइंट पे कितना मोमेंटम होगा उसका, तो वो तो रेस्ट में है। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो तो जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होगा। तो ए पॉइंट पे क्या होगा, मोमेंटम जीरो हो गया। और बी पॉइंट पे जो मोमेंटम है वो क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी कर दिया आपने। मान लो यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, वी थी, ठीक है। तो होता क्या है कि जो फोर्स होता है, अभी आप पढ़ोगे न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ में जो फोर्स होता है, जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है, डेट फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम होता है। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब पी बी माइनस पी है, और डिवाइड बाय टाइम हो गया। तो आप देखो कि पी ए तो जीरो है, तो यहाँ पर क्या आ गया, पी बी डिवाइड बाय टाइम। तो आप ये देखो कि अगर ये पी बी बढ़ता है, अगर पी बी इंक्रीज होता है तो फोर्स भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो क्या करता है जो ये प्लेयर होता है, कराटे प्लेयर, वो अपने हैंड की स्पीड को इस तरह से इंक्रीज कर लेता है कि मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है। और मोमेंटम इंक्रीज होने की वजह से फोर्स इंक्रीज हो जाता है, और फोर्स इंक्रीज होने की वजह से ही कैन बी एबल टू blow the or he can be able to break all the tiles in a one hit। एक ही हिट में वो क्या करता है, सारी टाइल्स को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा, आपके फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन है। सेकंड वाला देखो आप, सेकंड में कह रहा है कि दो अ क्रिकेट बॉल इज नॉट वेरी हैवी। ये कह रहे हैं कि मान लो कोई क्रिकेट बॉल है, उसका मास है, और क्रिकेट बॉल का जो मास है नॉट वेरी बिग, या मैं कह सकता हूँ नॉट वेरी हाई। क्रिकेट बॉल जो है वो ज्यादा हैवी नहीं होती, पर आप एक चीज नोटिस करो कि जो मोमेंटम होता है वो तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो अगर मास कम है तो कोई बात नहीं, पर अगर वेलोसिटी ज्यादा है, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम भी ज्यादा होगा। और मोमेंटम ज्यादा हो गया तो फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ही लगा रहा हूँ मैं, जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ कि अगर मोमेंटम इंक्रीज हुआ तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। और फोर्स अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, फोर्स इंक्रीज होने की वजह से, जैसे मान लो वो प्लेयर के हेलमेट पे बॉल आके लगती है, या प्लेयर जब उसको कैच करता है बॉल को, तो वो बॉल क्या है, उस बॉल में क्योंकि उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, स्पीड इंक्रीज होने की वजह से उसका मोमेंटम इंक्रीज हो गया, और मोमेंटम इंक्रीज होने की वजह से फोर्स इंक्रीज हो गया। तो उतने फोर्स से आके जब वो अपने उसके प्लेयर के हाथ को हिट करेगी या उसके हेलमेट को हिट करेगी, तो डेट विल हर्ट द बैट्समैन और अ फील्डर। सो जब वो बॉल आके लगेगी तो वो क्या करेगी, वो हर्ट करेगी बैट्समैन को या उस प्लेयर को, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये बात हो गई। थर्ड वाली बात करते हैं अपन। थर्ड वाली बात ये कह रहे हैं कि a कार और a बस में नॉट बी रनिंग एट a high speed, but because of its high mass it has a very high momentum which may hurt the person coming in its way। कहने का मतलब ये है, इनका थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मान लो कोई कार या ट्रक है, और वो कोई ज्यादा स्पीड पे नहीं चल रहा है, कोई कार या ट्रक है वो ज्यादा स्पीड पे नहीं चल रहा है, पर कोई पर्सन को जब वो हिट करता है तो पर्सन पे जो फोर्स लगता है वो बहुत ज्यादा होता है, इम्पैक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है। क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि भाई मान लो मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। मान लो वो ज्यादा स्पीड से नहीं चल रहा, ये स्पीड जो है वो कम है, पर स्पीड तो कम है, पर कार का जो मास होता है वो ज्यादा होता है। एज कम्पेयर टू दैट पर्सन, एज कम्पेयर टू दैट पर्सन द मास ऑफ द कार इज वेरी हाई। बिकॉज मास ऑफ द कार इज वेरी हाई सो द मोमेंटम इज वेरी हाई, and because momentum is very high so that the impact मतलब ये force, that force will be high। और इसी वजह से जो होता है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई मोमेंटम
ये जो वर्ड लिखा हुआ है वेरी हाई मोमेंटम, तो आपको दिख ही रहा है मोमेंटम हाई हो जाएगा, विच में हर्ट द पर्सन कमिंग इट्स वे। ठीक है, इसी तरह से आप देखो एक ऑब्जर्वेशन और बताया हुआ है कि इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट रोड एक्सीडेंट्स एट हाई स्पीड्स आर वेरी मच वर्स देन द एक्सीडेंट्स एट लो स्पीड्स। तो इसका क्या रीजन दोगे? तो वापस वही दोगे कि भाई मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, अभी मास तो ये कार की बात कर रहे हैं, कार या ट्रक की बात कर रहे हैं, तो मास तो कांस्टेंट हो गया, पर अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, मोमेंटम इंक्रीज होगा तो जो इम्पैक्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हाई स्पीड पे जो एक्सीडेंट होते हैं उनका जो रिजल्ट उसका निकलता है वो ज्यादा हर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू जो लो स्पीड पर एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, तो एक्सीडेंट है, कैसे भी हो हर्ट तो करेंगे ही, पर ज्यादा स्पीड पे आप व्हीकल चला रहे हो और तब आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको ज्यादा संभावना है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको चोट ज्यादा लगेगी, आपका व्हीकल ज्यादा डैमेज होगा। वहीं अगर कम स्पीड पे एक्सीडेंट हुआ तो इट कुड बी पॉसिबल दैट द डैमेज happens with you or with your vehicle will be less, वो less होगा। ठीक है, so these are the some examples in which uh, these examples are explaining that how the momentum will play a very big role in some of the cases, जो cases यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट की बात यह है कि जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मास और वेलोसिटी में से एक भी क्वांटिटी अगर इंक्रीज डिक्रीज होती है तो उसका इम्पैक्ट मोमेंटम पर पड़ता है। अगर हम ये बात करें कि मास या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, और चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो फोर्स होता है, तो फोर्स इंक्रीज होगा हर केस में। ठीक है, अगर मास और वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, मोमेंटम इंक्रीज होगा तो फिर फोर्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये मोमेंटम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल से जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अब आगे फर्स्ट लॉ तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसको बी पॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम अब ले रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ तो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे वहां पर फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन सेकंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, और न्यूटन सेकंड लॉ को बोलते हैं अपन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ये होता है दैट according to Newton's second law, the rate of change in the rate of change in momentum, the rate of change in momentum of a body is directly proportional to the external applied force on a body। ठीक है, इसको अभी मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको। ठीक है, ये लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज इन। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, WRT, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी। ठीक है, ये होता है न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। जैसे कि हम लेते हैं कि मान लो कि कोई बॉडी है, लेट्स टेक अ बॉडी ऑफ मास m। ठीक है, लेट्स टेक अ बॉडी ऑफ मास m। मास m की बॉडी हो गई। ठीक है, मान लो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। ठीक है, और इस पर F फोर्स लगाया, ये F फोर्स लगाया। F फोर्स लगाने की वजह से ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। मान लो इसने डिस्टेंस कवर कर ली, और डिस्टेंस कवर करके इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है, F फोर्स लगाया, F फोर्स लगाने की वजह से ये F फोर्स लगाया। ठीक है, हमने दो पोजीशन ले ली, एक ये पोजीशन ए हो गई,
और एक पोजीशन ही हो गई, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि लेट m इज अ मास ऑफ अ बॉडी, m इज अ मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है। u क्या है यहाँ पर, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। मास ऑफ अ बॉडी अपन ले रहे हैं किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी अपन ले रहे हैं मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। v जो है यहाँ पर v हो जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी, v हो गया फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी की यूनिट बताइए आपको, मीटर अपॉन सेकेंड है। f जो है यहाँ पर f है कांस्टेंट फोर्स, f इज अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि भाई लेट तो यहाँ तक आपको समझ में आई बात, ठीक है। m हो गया मास ऑफ अ बॉडी, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, f कांस्टेंट फोर्स हो गया, और t जो है t इज अ टाइम इंटरवल for which force is applied, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर जो टाइम था वो t1 था, यहाँ पर टाइम t2 था, तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, टाइम इंटरवल हो जाएगा t2 माइनस t1, ठीक है। समझ में आया। तो अगर हम इसका मोमेंटम निकालें, अपन इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, ध्यान से देखना, अपन इसका मोमेंटम निकालते हैं, इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला तो आपको आता ही है, p और i मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास क्या इसका m है, और शुरू में इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, तो ये क्या आ जाएगा, mu आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, pf लिख देंगे। तो फाइनल मास तो m ही रहेगा, और फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, v है, तो ये क्या आ जाएगा, mv आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कितना है आपका, mv है, इनिशियल मोमेंटम कितना है, mu है। अब हम ये निकालते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इन टाइम इंटरवल, t। तो t टाइम इंटरवल में कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे mv माइनस mu डिवाइड बाय जो टाइम इंटरवल है वो कितना है आपका, t2 माइनस t1 है, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम इन टाइम इंटरवल t, तो टाइम इंटरवल t क्या है बेटा, t2 माइनस t1 है। तो क्या करेंगे, ये चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ देखो कि ये जो वैल्यू निकाली है अपन ने, इसमें से m कॉमन, अच्छा इसमें से अगर m कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, v माइनस यू आ जाएगा, और नीचे आपका क्या आ रहा है बेटा, t2 माइनस t1 आ रहा है। तो ध्यान दो, ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका, ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये फॉर्मूला किस चीज का बना है, बताओ किस चीज का फॉर्मूला बना है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, फटाफट कौन बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी, हाँ क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, वेरी गुड। तो यहाँ पर बेटा फॉर्मूला क्या बन गया, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अब देखो रूल आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या है आपका चेंज इन मोमेंटम हो गया, ये तो आपका चेंज इन मोमेंटम हो गया, और ये चेंज इन मोमेंटम हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला, वो कितना आया आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के। तो फोर्स क्या था आपका, एफ था। तो ये कह रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी आपने निकाली है, डेट क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि बाय न्यूटन सेकंड लॉ, जो न्यूटन का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है वो हमसे यही तो कह रहे हैं कि भाई ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपना क्या आया, मास इनटू एक्सेलरेशन।
अब अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को मैं k लिख देता हूँ, तो k मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ तक भी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब क्या होता है इन SI यूनिट्स, इन SI यूनिट्स जो ये k जो है, दैट वैल्यू ऑफ k इज, द वैल्यू ऑफ k इज 1. So put the value of k is 1, so you will get F is equal to mass into acceleration. So you will get this value. ये फॉर्मूला आपको मिल गया, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको क्या मिला, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको अपन एक 1 नंबर की इक्वेशन कर, समझ में आया या नहीं आया, यहाँ तक बताओ मुझे। कर लोगे डिराइव इस तरह से प्रूफ करने Yes, को आए sir. तो, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी हम कर लेते हैं, देखो आप। ओके, तो ये तो हमारा फर्स्ट जो हमने करा था, फर्स्ट अपना पॉइंट था कि स्टेटमेंट क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ का। तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट होता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया F इजिकल टू एम ए, ठीक है। अब यहाँ से हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, एंड सेकंड पॉइंट में हम ये करते हैं, सेकंड पॉइंट लेते हैं इसका, और सेकंड पॉइंट में हम निकालते हैं SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट ऑफ फोर्स F। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स F इजिकल टू क्या होगा, SI यूनिट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मास की जो SI यूनिट है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है। एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होती है। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। आपको क्या ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर जो है, इसको न्यूटन भी बोलते हैं। तो इट विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन। और न्यूटन को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। तो आपसे कोई पूछे कि फोर्स की SI यूनिट क्या है, तो फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है ना। नाउ CGS यूनिट ऑफ फोर्स F। तो CGS यूनिट के लिए क्या करेंगे, मास की CGS यूनिट क्या होती है, ग्राम, और एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर जो होता है, उसको बोला जाता है डाइन, DYNE डाइन, ठीक है। तो Sir. CGS एक सेकेंड ना, CGS यूनिट क्या होती है फोर्स की, CGS यूनिट होगी आपकी डाइन, और MKS या और SI यूनिट क्या होगी आपकी फोर्स की, वो होगी न्यूटन, ठीक है। तो क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो मेनली तीन है, तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। एक तो होता है MKS, एक होता है CGS, और एक होता है FPS, ठीक है। अब इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, इसके मीनिंग्स होते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेंथ, यहाँ पर लिखते हैं मास, और यहाँ पर लिखते हैं टाइम, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना यहाँ पर कि अगर लेंथ को आप m मतलब होता है मीटर, m मतलब क्या होता है मीटर, k मतलब होता है किलोग्राम, और s मतलब होता है सेकंड। अगर आप लेंथ को मीटर में मेजर करते हो, मास को किलोग्राम में मेजर करते हो, टाइम को सेकंड में मेजर करते हो, तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है MKS, CGS और FPS है, ठीक है। तो अगर आप लेंथ को मीटर में लेते हो, m मतलब यहाँ पर मीटर है, तो लेंथ को आपने मीटर में लिया, मास को किलोग्राम में, और टाइम को लिया सेकंड में। तो जो सिस्टम होता है उसको MKS बोलते हैं। और जो SI सिस्टम होता है, SI सिस्टम में भी अपन लेंथ को मीटर में ही लेते हैं, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, यहाँ देखो आप, यहाँ आपने मास को किस में लिया है, किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन को किस में लिया है, मीटर में, मीटर अपॉन सेकंड, है ना, यही यूनिट आ रही है आपकी। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया आपका, SI सिस्टम। CGS का मतलब होता है लेंथ कम किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में, मास किस में लेते हैं, ग्राम में, और टाइम किस में लेते हैं, सेकंड में। तो देखो आप यहाँ पर, आपने मास को किस में लिया है, ग्राम में, और क्या है, सेंटीमीटर एंड सेकंड। तो ये कौन सा हो गया, CGS सिस्टम हो गया। FPS में क्या होता है, लेंथ को हम लेते हैं फुट में, और मास को हम लेते हैं पाउंड में, और टाइम को हम लेते हैं सेकंड, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं MKS, CGS, FPS।
एसआई मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। एसआई जो है, एसआई की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और एसआई में भी लेंथ को मीटर में लेते हैं, मास को किलोग्राम में लेते हैं और टाइम को सेकंड में लेते हैं। ठीक है, आगे आप समझ में सिया? ठीक है भाई, बोलो जल्दी, रिप्लाई करो जो आगे बढ़ा जाए। यस सर, यस सर। तो अब हम अपनी बात पे आ जाते हैं जो अपन डिस्कस कर रहे हैं फोर्स से रिलेटेड। तो हमने यहाँ देखा कि जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की वो न्यूटन होती है, और सीजीएस यूनिट जो होती है वो क्या होती है, डाइन होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, 1 न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में जो है वो कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में जो है वो आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। और सेकंड को तो सेकंड ही रहने दो आप। तो देखो 1 2 3, तो 10⁻³ तो यहाँ से आ गया, इंटू 10⁻² यहाँ से आ गया, और ये आ गया आपके पास ग्राम इंटू सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड। अब ग्राम इंटू सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड क्या होता है? ग्राम इंटू सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड का स्क्वायर, स्क्वायर बोल गए, स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो डाइन होता है, तो ये क्या आ गया, 10⁵ डाइन। और ये क्या हो गया, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी मैं वापस से थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। हमने स्टार्ट करा था, जो क्लास स्टार्ट करी है वो तो इनर्शिया से स्टार्ट करी थी, बट जो टॉपिक अपन कंटिन्यू रखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, वो टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ। ध्यान से समझना जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूटन सेकंड लॉ के क्या है, एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल्स के लिए आपको ये आना चाहिए। तो पहली बात, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी। ठीक है, यानी मैं ये लिख सकता हूँ कि एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लिख दिया मैंने, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम एंड डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है किसी बॉडी पर, वो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, डेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, उसका कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, इसी को हमने लेके आगे एक सॉल्यूशन करा। ये डेरिवेशन है, आपसे एग्जाम में भी पूछी जाती है कि भाई एफ इजिकल टू एम ए फॉर्मूला निकाल के बताओ, जो न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने क्या करा, कोई बॉडी ले ली एम मास की, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, उस पर जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स वो एफ है। तो चेंज इन, पहले अपन ने इनिशियल मोमेंटम निकाला, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। फिर फाइनल मोमेंटम निकाला, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। फिर चेंज इन मोमेंटम निकाला, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करके, विद चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला, तो टाइम का डिवाइड कर दिया। तो यहाँ आपके पास आया चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास बना एफ इजिकल टू एम। तो एफ इजिकल टू एम ए जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला है। तो आप ये नोटिस करो कि फर्स्ट लॉ से तो अपन ने क्या करा था, फोर्स को डिफाइन किया था, और सेकंड लॉ से हमने क्या करा है, उसकी फॉर्मूला निकाल लिया। जो सेकंड लॉ होता है वो क्या करता है, फॉर्मूला देता है फोर्स का। ठीक है, अब आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन से। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। अगर न्यूटन को डाइन में बदलना हो तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, तो इतना हमने आज के जो है क्लास में कवर कर लिया है।